स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया था सिविल सर्विस के बारे में, तो कई बार उनसे कहा जाता है अगर आपका ये खुद का ड्रीम नहीं है ना, पेरेंट्स का ड्रीम है, तो यू शुड एक्चुअली थिंक। बट जब मैं IAS के लिए क्वालिफाई किया, उसके बाद पुलिस की थोड़ी ट्रेनिंग के बाद मैं मसूरी पहुंचा। वहां तो ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल स्वर्ग में आ गए। क्या सहूलियतें और क्या सैलरीज मतलब दी जाती हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर ऑन एन एवरेज क्या सैलरी मिलती है? कि अगर वो पैसे के लिए जा रहे हैं तो उनको सिविल सर्विस नहीं ज्वाइन करना चाहिए। उनके मारने के बाद मेरा नाम हिट लिस्ट में आया। किसी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ी है? मैंने चारों तरफ घूम के देखा, किसी ने नहीं पढ़ी थी। हमने ऐसी मजाक में उनसे कहा कि सरकारी नौकरी तो आपको वैसे भी नहीं मिलेगी। क्यों? बोले वो दरोगा जी देख रहे हैं, पीछे सबके नाम नोट कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन में आ जाएगा कि आपका नाम इस थाने में था। जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो आपके पास बहुत सारी चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और मिलने आया और वो मेरा कमरा बड़ा था, जमीन पे रेंगता हुआ है मेरे पास। मतलब जमीन पे रेंगता हुआ वहां से। मतलब एस्पिरेंट्स के दिमाग में होता है कि एक बार हम सर्विस में गए तो उसके बाद हम देश बदल देंगे, दुनिया बदल देंगे। तो आपका इस पर क्या कहना है? वेलकम टू IAS बिहाइंड द सीन्स पॉडकास्ट 8। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। We have Mr. Anil Saroop, former IAS officer, former coal secretary, and he has served from SDM to Secretary Government of India. जिले में शक्ति का प्रतीक होता है जिला मजिस्ट्रेट का पद। ब्रिटिश टाइम से आज तक ऑलमोस्ट ऑल इंडियंस आर इन वन वे और अदर इन्फैचुएटेड बाय द पावर, बाय द सर्विसेज, बाय द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आज के इस पॉडकास्ट में आपकी एस्पिरेंट की जर्नी से जब इस एग्जाम को क्लियर करके आप सर्विस में पहुंचते हैं, SDM, ADM, और फिर आप जब SDM के बाद जब ADM पर आते हैं, मतलब SDM, ADM एंड DM पर आते हैं, तो इस दौरान आपकी लाइफ में क्या सहूलियतें आती हैं, क्या सेवाओं के मौके आते हैं, और क्या शक्तियां इन सारे कामों को अपनी अमली जामा पहनाने के लिए आती हैं, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सर, फ्रॉम योर जर्नी ऑफ एस्पिरेंट। तो व्हाट वाज वन थिंग विच अट्रैक्टेड यू, or you can say it was your why to get into IAS? See, I joined the IAS because my father wanted me to become an IAS officer. Okay. So I made his dream into my dream and I worked towards it. While preparing for the civil service, I didn't have much of an idea of the role that an IAS officer plays. It was more through books, whatever I had read about an IAS officer. Give me a broader perspective of the role that an IAS officer has in terms of doing work on the ground and then ultimately influencing decision making. So that did attract me, but I must confess that in the beginning I was not fully conversant with the potential that the IAS has. It was during the course of those 37 years as an IAS officer that I gradually discovered the real potential of an IAS officer. तो जो एस्पिरेंट्स सोच रहे हैं कि हम तो, हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया था सिविल सर्विस के बारे में, तो कई बार उनसे कहा जाता है अगर आपका ये खुद का ड्रीम नहीं है ना, पेरेंट्स का ड्रीम है, तो यू शुड एक्चुअली थिंक अदरवाइज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। पेरेंट्स में रिक्वायर, डिजायर और दे मे वांट यू टू बिकम एन IAS ऑफिसर, बट अनटिल यू वांट टू बिकम, यू हैव दैट ऑब्सेशन टू बिकम एन IAS ऑफिसर, गिवन द कंपटीशन दैट यू हैव नाउ, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई। तो यानी कि आपको अपना सपना बनाना पड़ेगा। तैयारी के बाद जैसे ही आप सर एकेडमी में पहुंचते हैं, सर उससे क्या ट्रांजिशन अपने लाइफ में देखा? कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ वाक्य अगर आपको याद हो आप शेयर करना चाहें। मैं पहले वर्ष जब मैंने 1979 में एग्जाम दिया, तो उस वर्ष मैं पुलिस सर्विस में क्वालिफाई किया। तो मैं क्योंकि अगले वर्ष की तैयारी कर रहा था और एग्जाम दे रहा था, तो मैंने शुरू में तो लवासना नहीं ज्वाइन किया, मैंने सीधे पुलिस एकेडमी ज्वाइन किया। वो टफ था थोड़ा, वहाँ का डिसिप्लिन था, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, तो शुरू में टफ लगा। बट जब मैं IAS के लिए क्वालिफाई किया, उसके बाद पुलिस की थोड़ी ट्रेनिंग के बाद मैं मसूरी पहुँचा। वहाँ तो ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल स्वर्ग में आ गए हैं, क्योंकि कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, जीवन में आपको तनख्वाह मिलने लगी थी, कोई विशेष काम नहीं था, जो आप सीख रहे थे थोड़ा बहुत और सीखने को था। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे मित्र मिले वहाँ पर। तो वो जो 3 महीने जिसे हम फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, मैं कह सकता हूँ वो मेरे जीवन के सबसे अच्छे 3 महीने थे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, टोटल फन, टोटल एन्जॉयमेंट। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और उस समय हम ये भी नहीं सोच रहे थे कि आगे क्या करेंगे सिविल सर्विस में आके। उस समय तो ज़्यादा हम एसोसिएट कर रहे थे, लोगों से कनेक्ट बना रहे थे। जिनसे मेरी मित्रता उस समय हुई, वो आज तक उन लोगों से मित्रता है। तो बड़े स्ट्रांग फाउंडेशन हुई ऑन कनेक्टिंग विद पीपल अराउंड। लेकिन उसका एक दूसरा बहुत बड़ा लाभ था, व्यक्तिगत रूप से तो कनेक्ट बन गया मेरा, लेकिन प्रोफेशनली भी, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में ना केवल IAS के होते थे,
अन्य सेवाओं के भी होते थे। तो भविष्य में जब अन्य व्यक्तियों से मुझे शासकीय कार्य यानी कि प्रोफेशनल काम पड़ता था तो वो कनेक्शन बहुत काम आता था। उसके बाद फिर से कार्डर अलॉटमेंट होता है उसके बाद की? जी हाँ, कार्डर अलॉटमेंट एक बड़ा न्यूज़ होती है वहाँ एकेडमी में। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं है तो सस्पेंस बना रहता है। बाय गॉड्स ग्रेस मेरी रैंक अच्छी थी तो मुझे पता था मुझे कौन सा कार्डर मिलने वाला है और मुझे यूपी कार्डर मिला और मैं चाहता भी था यूपी कार्डर क्योंकि मैं यूपी से ही था। तो वो जब कार्डर मुझे मिल गया तो फिर वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई। मैं फतेहपुर में मेरी ट्रेनिंग हुई। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे हमारे जो शुरू में थे, फिर एक बदले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उसके बाद मेरा पहला सब डिवीजन जो था वो हरदोई डिस्ट्रिक्ट में था, लखनऊ के पास करीब ही जिला है। जी। तो एज एसडीएम फिर आपने एंटर किया। तो एसडीएम की सर जो कार्य जो होता है उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, एसडीएम का कार्य प्राइमरली जो प्रमुख रूप से एसडीएम का जो कार्य है वो टू फोल्ड है। एक तो रेवेन्यू केसेस जो वहाँ के होते हैं, क्योंकि कई लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके आप केसेस निस्तारित करते हैं। तो एक तो रेवेन्यू रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, आप तहसील के भी इंचार्ज होते हैं, उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के इंचार्ज होते हैं। तो एक तो वो मेजर फंक्शन है रेवेन्यू फंक्शन। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का फंक्शन है, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन दिनों कुछ समस्याएं भी थी वहाँ पर। तो आप पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके अपने सब डिवीजन में, जो कि एक जिले में कई सारे सब डिवीजन होते हैं, हरदोई में उस समय 4 सब डिवीजन होते थे, तो मैं जो सदर यानी कि जो सिटी की सब डिवीजन थी उसका इंचार्ज था और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का मैं देखभाल करता था। इन 2 के अलावा बहुत से ऐसे कार्य सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट को दिए जाते थे लेकिन वो नेसेसरी नहीं होते थे। ये दो नेसेसरी फंक्शन, जैसे मुझे ऑफिसर इंचार्ज नगर पालिका बनाया गया क्योंकि नगर पालिका की हालत खराब थी, मुझे उसका ऑफिसर इंचार्ज बनाया गया। इसी तरह मुझे ऑफिसर इंचार्ज बनाया गया जो वीट प्रोक्योरमेंट होता है उसका, तो ये एडिशनल चार्ज दिए गए। और कुछ और काम जैसे विकास से संबंधित डायरेक्टली तो नहीं होते एसडीएम के, लेकिन आपके सब डिवीजन में जो ब्लॉक्स हैं उनमें भी आप विकास का कार्य थोड़ा देखते हैं। तो कई प्रकार के आप फंक्शन देखते हैं और मैं समझता हूं वो पीरियड है आपको तैयार करने का कि जब आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनेंगे तो सब फंक्शनल पहलू आप देख लें और उसको फिर ठीक से कर सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में जब सरकार के प्रारूप की बात आती है तो हर कोई डीएम की तरफ देखता है कि डीएम साहब क्या कर रहे हैं, डीएम साहिबा क्या कर रही हैं। तो सर यहाँ पर एक बच्चे का सवाल होता है बेसिक सा कि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड देन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, दोनों में फर्क क्या है? कलेक्टर वर्ड का जेनेसिस एंड मजिस्ट्रेट वर्ड का जेनेसिस, और क्या ये पैन इंडिया जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो एक जैसे ही पावर रखते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप यूपी के डीएम थे तो आपके पास एक सेट ऑफ पावर्स थी, लेकिन अगर आप नागालैंड के डीएम होते, वहां पर किसी डिस्ट्रिक्ट में होते, तो वहां पर आपका पावर चेंज होता? देखिए, जो पावर किसी भी अधिकारी को, चाहे वो डीएम हो चाहे वो सेक्रेटरी हो जी, वो किसी लॉ से डिराइव होती है। एग्जैक्टली। तो जो पावर्स विभिन्न लॉ से, जैसे आर्म्स एक्ट में डिराइव होती है या सीआरपीसी में डिराइव होती है, ये जो पावर्स डिराइव होती हैं वो डिफाइन करता है उससे। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जितने काम हैं वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रूप में अधिकारी निभाता है। रेवेन्यू फंक्शन जो है वो एज कलेक्टर, यानी कि वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ कलेक्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रिजीम वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू। ऑफ कोर्स वो फंक्शन अब बहुत कम हो गया है जी। तो रेवेन्यू रिलेटेड मैटर है, उसमें वो कलेक्टर कहलाता था। तो ये ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल होते हैं। पावर्स दोनों की एक होती हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्ट्रोक कलेक्टर होता है, वो दोनों काम करता है। तो अलग अलग जगह पर, जैसे कुछ जिलों में, कुछ स्टेट्स में उनको डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं जी। तो नाम अलग अलग हैं लेकिन काम लगभग एक सा है, क्योंकि जो भी काम, वट एवर वर्क गेट्स गिवन टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और अ कलेक्टर इज डिफाइंड अंडर अ लॉ। यस, कोई उसके बाहर नहीं हो सकता। अब कई सारे अधिनियम हैं, नंबर ऑफ लॉज, जिसमें वो पावर नीति की, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है उसकी पावर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है जी। तो जब वो जिले में वो जब काम करता है तो उस तरीके के प्रकरण उनके पास आते हैं, वो निर्णय लेते हैं उसमें। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का डेवलपमेंट का, यानी कि वो डेवलपमेंट मशीनरी को भी हेड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं विभिन्न विभागों से, एजुकेशन से, हेल्थ से, रूरल डेवलपमेंट से, सब विभागों से कोऑर्डिनेशन का काम, ही इज द हेड ऑफ दैट। सो एट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेवल he has different functions. He has magisterial functions for law and order. He has revenue functions in terms of, आज भी कलेक्ट तो होता ही है रेवेन्यू, थोड़ा बहुत वो होता है। ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द ट्रेजरी। ही रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट, ही इज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो कोई सरकार के बिहाफ पे जब काम होता है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है।
देन ही कोऑर्डिनेट्स विद वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स फॉर डेवलपमेंट वर्क। या फिर अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई नेशनल डिजास्टर होता है, उसमें प्रमुख भूमिका आ जाती है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बड़े मल्टीपल रोल्स होते हैं। तो लगभग कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑन एन एवरेज एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर? मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन होंगे कम से कम 30-40 डिपार्टमेंट तो होता ही होंगे जिनको करते होंगे। और हम कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट भी होती है। हाँ, कोर्ट में वो कौन से काम करते हैं? जैसे लैंड से जुड़े मामले। हाँ, दो तरीके के होते हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर से होते हैं, जैसे सीआरपीसी में कुछ पावर्स हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है, या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उनको पावर है। ये है उनकी पुलिस फंक्शन या लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरी एज कलेक्टर है, बिकॉज ही सिट्स एज कलेक्टर। तो जमींदारी एबॉलिशन एक्ट जैसे यूपी में है, हर स्टेट में कुछ इस तरीके के रेवेन्यू एक्ट हैं जिनके तहत वो रेवेन्यू के केसेस करते हैं। उसके अलावा और भी काम होते हैं और एक्ट्स में, आर्म्स एक्ट में जैसे उनको पावर दी गई है, तो वो दे सिट इन कोर्ट टू पास जजमेंट where there is a dispute between two parties and they take that decision. सर, जैसे आर्म्स एक्ट की पावर बता रहे हैं, उसका एक एग्जांपल है जैसे आर्म्स लाइसेंस इशू करना। जी, इसके बाद सर, जैसे आपने कहा कि एज पर लॉ पावर्स डिसाइड होती हैं, तो मेरा जो क्वेश्चन था वो था कि नागालैंड के और यूपी के डीएम की पावर डिफरेंट हो सकती हैं क्या? तो इसमें क्या हम इसका आंसर ये मान सकते हैं कि नागालैंड की गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बनाया जो कुछ विशेष जिम्मेदारियां वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को दे रहा है, तो फलस्वरूप वहां के डीएम की वो अतिरिक्त जिम्मेदारियां हो जाएंगी? हो सकता है। उसको जैसे हम आप एक स्टेट में ही ले लीजिए जी, जैसे यूपी में पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते थे जिनके पास पुलिस के ऊपर कंट्रोल होता था जी। कई सिटीज में उन्होंने पुलिस कमिश्नर क्रिएट कर दिए हैं, तो वहां पे वो पावर्स पुलिस कमिश्नर के पास चली गई हैं। तो इस तरीके से ये वेरिएशन तो होता है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग पूरी कंट्री में बाय एंड लार्ज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्ट्रोक कलेक्टर का रोल एक ही है। ओके सर, एक सवाल सबके मन में आता है कि क्या सहूलियतें और क्या सैलरीज मतलब दी जाती हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर ऑन एन एवरेज क्या सैलरी मिलती है? क्योंकि बच्चा एक कंपैरिजन करता है कि इंडिया जिस जंक्चर पे है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर का भी एक मेजर रोल हो रहा है, तो उसमें वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देखता है। तो ऑल्दो वी नो कि भाई व्हेन यू आर इन आईएएस सो यू आर इन द एलीट सर्विस एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, लेकिन आपका इसमें फैक्चुअल। देखिए, मैं एस्पिरेंट्स को बड़ा क्लियरली ये समझाना चाहूंगा इस बात को कि अगर वो पैसे के लिए जा रहे हैं तो उनको सिविल सर्विस नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि शायद सिविल सर्विस में जो पैसे का आज का मतलब है उसकी सब आवश्यकताओं को शायद पूर्ति ना हो पाए। तो ये थोड़ा सा सैक्रिफाइस है ऑन द मॉनिटरी फंड। बट ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार आपका अच्छा देखभाल करती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास घर होता है, गाड़ी होती है, वहाँ सर्वेंट्स होते हैं आपको सर्विस करने के लिए, जिसको मोनेटाइज कोई नहीं करता, वो आपकी सैलरी देखता है जी। जब मैं सोच रहा था कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था तो मेरी सैलरी कितनी रही होगी, 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये उस समय रही होगी। आज की तारीख में मेरा ख्याल 60-70 हज़ार होगी, 80 हज़ार होगी, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वो आपको ये कॉस्ट टू द कंपनी जिसे कहते हैं वो है जी, C2C, है ना? जी, C2C या CTC, हाँ, कॉस्ट टू द कंपनी, CTC। अब यहाँ पर कॉस्ट टू कंपनी तो है नहीं, कॉस्ट टू गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा होती है जी। लेकिन आदमी मेजर सिर्फ सैलरी को करता है। हाँ। जो सहूलियतें सरकार आपको देती है वो हम कभी सोचते ही नहीं, उसकी चर्चा ही नहीं करते। तो काफी सहूलियतें, लेकिन फिर भी उन सहूलियतों को काउंट भी कर लीजिए तो उसी लेवल पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर को देखेंगे तो वहां पैसा सर्टली ज्यादा मिलेगा। तो ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जीवन में कोई चीज पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हर चीज आपको हर जगह नहीं मिलेगी। तो अगर आपके चिंतन में सिर्फ पैसा है तो शायद सिविल सर्विस आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, लोगों की सेवा की बात कर रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखें तो शायद सिविल सर्विस से बेहतर सेवा नहीं है। जैसे मैंने अपनी पुस्तक में लिखा, इफ आई वर टू बी बोर्न अगेन आई लाइक टू बी एन आईएएस ऑफिसर। व्हाई? बिकॉज देखिए ऐसा है ना, आवश्यकताओं की तो कोई सीमा नहीं है, आप जितनी बना लीजिए। एग्जैक्टली। अगर आप आवश्यकताओं को सीमित कर लें तो सिविल सर्विस से बेहतर प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इतना सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि आप गरीब से गरीब आदमी से संपर्क में आते हैं, उसकी समस्या का लोकल लेवल पर समाधान करते हैं, उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन तो कुछ होता ही नहीं। एग्जैक्टली। एंड देयर इज अ सेइंग कि पावर इज द फाउंडेशन ऑन विच दिस सिस्टम वर्क्स एंड इकोनॉमी इज वन फ्रेगमेंट ऑफ इट। तो आपको अगर आप मनी और पावर को कंपैरिजन करें तो वो दोनों ऐसे चीजें है जैसे आप एप्पल एंड ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हो, तो उसको कंपैरिजन उसमें बनता नहीं है। आपको देखना है, एक्चुअली एक पर्सनल चॉइस है जी, पर्सनल चॉइस। मैं कभी किसी से नहीं कहता ये सही है ये गलत। एग्जैक्टली। ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको पैसा बनाना है या आपको ख्याति प्राप्त करनी है,
आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, दिस इज अ पर्सनल चॉइस। एग्जैक्टली। हमने एक चॉइस की थी, हर चॉइस में समस्या है, खाली पैसे कमाने में भी समस्या है कि आपको ये महसूस होगा कि वो जो सेंस ऑफ पावर मुझे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। अब हर जगह हर चीज तो नहीं मिलती, तो ये तो अपना पर्सनल डिसीजन, अपना पर्सनल डिसीजन है। सर, इसके बाद आप अपने जो एसडीएम और डीएम के सर्विस के दौरान कुछ चैलेंजेस आपको फेस हुए, जैसे कि एक मेजर चैलेंज ये होता है कि नो मैटर हाउ गुड इंटेंशंस यू आर हैविंग, बट यू आर गोइंग टू हैव अपोजिंग सर्कमस्टेंसेस। जैसे कि वन ऑफ द आर्टिकल विच यू शेयर्ड, जो आपकी बुक का पार्ट है, उसमें आपने बताया कि ड्यूरिंग दिस मंडल जो आयोग के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो घेराव हो गया था सेक्रेटरीट का, और उस समय आपको मूव करने से भी उस भीड़ ने मना कर दिया था। तो यू ब्रॉट अ चेयर, मतलब आपने चेयर मंगवाई एक्चुअली, फिर आप वहीं बैठ गए। तो ऐसे में वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या उसमें ऐसा भी होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हो जाती है? तो हो सकता है। ये तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थी जो आप वाकया बता रहे हैं जी। देखिए, अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। जैसे आपने एक इंस्टेंस ये दिया, मैं जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था तो उस समय सिख टेररिज्म चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो एक वाकया हुआ जिसमें 5 सिख टेररिस्ट ने एक बैंक को लूटने का प्रयास किया, बैंक ब्रांच को। तो हम पुलिस फोर्स ने उनको घेरा एक गन्ने खेत में, और फिर घेर के करीब 18 घंटे वो एनकाउंटर चला। मैं मौके पर मौजूद था, मुझे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ पहुँच गया तो मैं वहाँ रुका रहा वहाँ पर। उसमें 5 टेररिस्ट मारे गए। उनके मारने के बाद मेरा नाम हिट लिस्ट में आया, तो थ्रेट तो हो सकती है जी। अब ये आपकी प्रोफेशनल रिस्क है। जब वो बच्चियों ने मुझे घेरा था मंडल कमीशन में, तो मुझे कोई लाइफ को थ्रेट नहीं थी, लेकिन वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव या कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट करती है। मुझे स्मरण है, मैंने जब वो बच्चियां बैठी हुई थी तो मैं उनसे कॉन्वर्सेशन करने लगा। उनको पता था कि इसके लिए मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूं नहीं जी। तो वो कॉन्वर्सेशन में आ भी गई। मैंने ऐसे ही पूछा उनसे कि बताइए, आपने किसी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ी है? मैंने चारों तरफ घूम के देखा, किसी ने नहीं पढ़ी थी। मैंने अच्छा छोड़िए, आपने नहीं पढ़ी, आपने देखी है वो कितने वॉल्यूम्स हैं क्या? वो किसी ने नहीं देखी थी। तो मैंने उनसे कहा, जिसको पढ़ा नहीं, जिसका देखा नहीं, किसी ने आपको बता दिया और आप सब लोग शुरू हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सही हैं गलत है, मैं ये कह रहा हूं जो भी निर्णय लीजिए सोच समझ के लीजिए। और आप मंडल कमीशन का शायद इसलिए ऑपोजिशन कर रही हैं कि आप समझती हैं कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि मंडल कमीशन का प्राइवेट सेक्टर से तो कोई मतलब नहीं था जी। तो इसके लिए वो सहमत हुई, हाँ सरकारी नौकरी। हमने ऐसी मजाक में उनसे कहा कि सरकारी नौकरी तो आपको वैसे भी नहीं मिलेगी। तो क्यों? बोले वो दरोगा जी देख रहे हैं, पीछे सबके नाम नोट कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन में आ जाएगा कि आपका नाम इस थाने में था, तो आपको नौकरी तो वैसे भी नहीं मिलनी है। तो ये कॉन्वर्सेशन करते करते वो फिर धीरे धीरे से खसकना शुरू हो गई पीछे से। अंत में 4-5 बच्चियां बची सिर्फ, बाकी सब उठ के चली गई। उनको मैंने कमरे में ले गया, उनके पेरेंट्स को बुलाया, बैठ के 1 कप चाय पी, उनको समझाया कि देखिए समस्याएं होती है, लेकिन ये तरीका नहीं है उसको सुलझाने का। जैसे किसी जिले में कोई आग लगा ले रहा है, उससे क्या फायदा होगा? आपको अपना भविष्य देखिए। वो मामला सुलझ गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कई प्रकार के आपको प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं। कई यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू हैंडल सच सिचुएशंस। और वो टेररिस्ट की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, बच्चियों की सिचुएशन अलग थी। वहाँ उस समय वो भी चल रहा था, मंदिर का, मस्जिद का प्रकरण भी चल रहा था, उसकी सिचुएशन अलग थी। तो हर सिचुएशन को एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और यही आनंद है, यही मजा है, इतनी वैरायटी है कि वो आपको चैलेंज करती है, और चैलेंज फेस करके उसको ओवरकम करने का जो मजा है वो कुछ और नहीं होता जीवन में। Exactly. कोई भी पैसा आपको उसके बराबरी नहीं कर सकता। तो प्रश्न ये है कि क्या आप इवॉल्व करते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो कि डिफरेंट चैलेंजेस को फेस कर ले, और वही चीज आपको लाभकारी होती है आगे आपके करियर में। आई थिंक यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि वी नीड टू एंजॉय द प्रोसेस। और जब आप सिविल सर्विस के बारे में सोच रहे हैं तो उस प्रोसेस जो ये सर शेयर कर रहे हैं, उस प्रोसेस को समझिए कि हाउ सेटिस्फाइंग दैट प्रोसेस इज। देखिए, ये बात आप जो कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण इसलिए है, जितने एस्पिरेंट्स हैं उनको भी मैं कहता हूं कि आप इस जर्नी को जी, सिविल सेवा जो अपीयर होने हैं, इसको एक बर्डन मान के मत चलिए, बोझ मान के न चलिए, क्योंकि ये एक आदत होती है जी। अगर आपकी आदत पड़ गई कि आप मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं, जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप सिविल सर्वेंट बन भी जाएंगे तब भी आप जर्नी को एंजॉय करेंगे। उसका कारण बड़ा सिंपल है। हम लोग के यहाँ सब लोग कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं करता जी। हर जना रिजल्ट पे चिपका रहता है, जबकि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, और आपका भी कंट्रोल सिर्फ प्रोसेस पर है, रिजल्ट पे नहीं है। यही चीज अगर आप सर्विस की तैयारी में और सर्विस में आके करेंगे तो मेरा ख्याल जीवन में प्रसन्न रहेंगे। बाकी तो जो होना है वो तो होगा ही। एग्जैक्टली।
सर, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर उसके इक्विवेलेंट विशेष सचिव पोजीशन जब आपको सेक्रेटरीट में मिलती है तो दोनों के वर्क में डिफरेंस होता है, काफ़ी डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो आपके पास बहुत सारी चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो उसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसे देखते हैं आप, कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में थोड़ा कठिन होता है, स्पेशली अगर उस समय माहौल ऐसा है कि आपको दिन दिन थाने में बैठना है, लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करना, जो कि मेरे टाइम पे था। कुछ ऐसा स्थिति थी कि मुझे बहुत सारा टाइम थाने में रहना पड़ता था। मुझे एक प्रकरण याद है कि मेरा सन था, वो 3 साल का था, थोड़ा थोड़ा बोलता था। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो वो ला ठीक से नहीं बोल पाता था। उसने कहा अखीमपुर में। तुम्हारे नाना कहाँ रहते? उसने कहा अखनऊ में। फिर उसने पूछा तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? ऑफिस में, विद स्ट्रेट फेस, बिकॉज उसको पता ही नहीं था कि पापा घर में रहते हैं, ज़्यादातर टाइम ऑफिस में रहते हैं। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं अपने जीवन में समझता हूँ शायद वो बैलेंस नहीं ले पाए ठीक से, शायद अपने बच्चों के साथ जितना समय मुझे व्यतीत करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। कई अफसर हैं जो करते हैं। मैं अपने अगर पास्ट को देखता हूँ तो वो मेरी एक वीकनेस समझता हूँ, एक मेरा फेलियर था। बट जीवन में हर जगह आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कुछ फेलियर होते हैं। मेरा गुड फॉर्च्यून ये था कि माई फैमिली नेवर मेड मी फील दैट आई एम इग्नोरिंग सम ऑफ देम एट सम पॉइंट इन टाइम। दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। गॉड वॉज काइंड टू मी, माई फैमिली वॉज काइंड टू मी, आई वॉज लकी। बट नॉट एवरी वन कुड बी लकी। कहीं होता है सर्विस में, घर पे टेंशन हो जाता है कि आपके पास घर का टाइम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में प्रॉब्लम होती है कि शायद क्योंकि ऑलमोस्ट 24 आवर्स आपको वहाँ रहना पड़ता है। बट जो आपने सचिवालय का कहा, वहाँ उतनी समस्या नहीं है। सचिवालय में इट्स मोर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल रादर देन फिजिकल। जी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मोर ऑफ फिजिकल, लेस ऑफ इंटेलेक्चुअल। करेक्ट। सो सचिवालय में आपको कभी कभी देर तक बैठना पड़ता है, लेकिन बाय एंड लार्ज आपका टाइम आपका हो सकता है। जी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में आपका टाइम आपका नहीं होता, वो सबके लिए है टाइम। गॉट इट। सर, एक वाक्य आपने शेयर किया है अपनी बुक में, नो बैगेज चैप्टर का नाम है। सो उस पर कुछ प्रकाश डालना। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य था, और ये भी होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में। हमारा एक पत्रकार था, वो नेता भी था थोड़ा, वो बहुत बदमाश था, तो वो लोगों के अगेंस्ट छापा करता था। तो मैंने उसको समझाया लेकिन वो समझे ना। तो और वो एक पर्टिकुलर अधिकारी के पीछे पड़ गया और बहुत गड़बड़ चीज़ें छापता था। तो मैंने समझाया नहीं आया, तो मैंने उसको बंद कर दिया कि वो डिफेमेटरी था, गलत था, थ्रेटन करता था लोगों को, ब्लैकमेल करता था। तो FIR हुई, मैंने कहा बंद कर दो। तो आपने बीइंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको अरेस्ट करके बंद कर दिया। वो रिलीज हुआ जो हुआ। फिर उसने अगेंस्ट जब वो छूटा तो उसने मेरे अगेंस्ट लिखना शुरू कर दिया। यहाँ तक लिखना कि वहाँ पे स्टेट हेडक्वार्टर से मुझे पूछा जाने लगा ये क्या है, ये क्या। काफ़ी गर्मागली। लेकिन एक फ़ायदा उसका ये हुआ कि अब वो मेरे विरुद्ध लिख रहा था, मेरे अधिकारियों के विरुद्ध नहीं लिख रहा था। तो जो ब्लैकमेल उसने बंद कर दिया, टोटल फोकस मुझ पर था और लगा रहा उस पर। उसके बाद मेरा वहाँ से जब ट्रांसफ़र हुआ तो उसने क्लेम किया कि मैंने इनका ट्रांसफ़र करा दिया। उस पत्रकार ने क्लेम किया। बाद में उसे मालूम पड़ा जिस पोस्ट पे मैं गया था वो तो बड़ी कवेटेड पोस्ट थी। आई हैड बिकम डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन एंड DPR टू मिस्टर कल्याण सिंह, चीफ मिनिस्टर। तो बड़ी कवेटेड, मुझे भी नहीं पता था इतनी कवेटेड पोस्ट हो गई। अब मैं वहाँ इंचार्ज हो गया समाचार पत्रों को एक्रेडिटेशन देने के लिए, जिसके आधार पर उनको विज्ञापन वगैरह मिलते। तो सरकार बड़ी विज्ञापन देती थी। तो अगर एक्रेडिटेशन किसी का नहीं होता है तो उसको विज्ञापन सरकारी नहीं मिलेंगे। तो ये जो पत्रकार था मेरे पीछे पड़ा था, मेरा काफ़ी उसने जीवन हराम किया था। उसका भी प्रकरण आया मेरे पास आया, मैंने क्लियर कर दिया उसका कि ठीक है, इसके सब चीज़ें ठीक है, उसका हो गया क्लियर। वो मुझसे मिलने आया और वो मेरा कमरा बड़ा था, जमीन पे रेंगता हुआ है मेरे पास। जमीन पे रेंगता हुआ वहां से, मतलब घुटने और हाथ के बल। और मेरे पैर पकड़ लिए। उसने कहा साहब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने आपको इतना प्रताड़ित किया, वहां पर इतना परेशान किया, और आपने मेरा प्रकरण कर दिया। हमने कहा यार तुमने किया, तुम जानो यार, मैं जो करना है तुम्हारा सब ठीक था, मैंने कर दिया। ठीक नहीं होता मैं नहीं करता। तो वो बैगेज जो मेरा था, जो जिसने अपोज किया था, एक सिद्धांत के रूप में मैं करता हूं कि अगर कोई सही काम है करना चाहिए। मेरे लिए उसने क्या किया वो भुगतेगा अपने आप। Exactly. I think what matters is your professionalism. You have to be a professional. देखिए, it helps you. Yes. You can't take things personally. अब तो ठीक है, रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ भी कह सकता हूँ जी, लेकिन आप पर्सनली लेंगे तो आप फिर बायस हो जाएगा, और बायस होके फिर आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। Exactly, sir. सर, आपने एक चैप्टर लिखा है जिसमें आप स्टेपिंग इन पे बात कर रहे हैं, जिसमें आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात की है। हालांकि उस पर हमने चर्चा कर चुकी। सर, इसमें
कुछ जगह कमिश्नरीज हैं जो आपने बताया कि जहाँ पर पुलिस सेवाओं के पास अतिरिक्त पावर होती हैं, और यूपी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लॉ एंड ऑर्डर वाली पावर होती है। तो दोनों में जो व्यवस्था है वो वैसी व्यवस्था उन राज्यों में ऐसा क्यों किया जाता है? मतलब इज देयर सम लॉजिक बिहाइंड इट? द लॉजिक इज वेरी सिंपल। जहाँ जहाँ रूरल एरिया ज़्यादा है वहाँ वहाँ पे एक इंटिमिडिएशन होता है ये नॉन पुलिस ऑफिसर्स का। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है तो आप देखेंगे अर्बन सेंटर्स में पुलिस कमिश्नर्स हैं जी, क्योंकि अर्बन सेंटर में एक्सेस बेटर है, अवेयरनेस बेटर है, लिटरेसी बेटर है, तो दे आर एबल टू डिस्कस विद पुलिस। एक इंटिमिडेशन गांव में इसलिए जरूरी है कि वहां पे काफी पिछड़ापन है, लोग की पहुंच नहीं है, लोगों की डर है पुलिस से। सो यू हैव टू हैव अ नॉन पुलिस इंटिमिडिएशन विच इज थ्रू द मैजिस्ट्रेसी। दैट्स व्हाई इट इज देयर। सो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा वहां आई थिंक पुलिस कमिश्नरेट बढ़ेंगी। सर कुछ लोग ये सोचकर आते हैं सर्विस में, मतलब एस्पिरेंट्स के दिमाग में होता है कि एक बार हम सर्विस में गए तो उसके बाद हम देश बदल देंगे, दुनिया बदल देंगे। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं भी जब सर्विस में आया तो बड़ा जुनून था कि मैं देश समाज ये करूंगा वो करूंगा। धीरे धीरे समझ में आया कि मेरी सीमाएं हैं, और फिर मुझे ये भी समझ में आया कि देश और समाज को हम तब बदलेंगे पहले हम अपने आप को बदल लें। उसी समय लगभग मैंने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ भी पढ़ी थी महात्मा गांधी की, और मैं बड़ा इन्फ्लुएंस था। और उन्होंने जो बात कही है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, ये मैंने ग्रहण की इस बात को कि इससे पहले कि आई ट्राई एंड चेंज द वर्ल्ड आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। नंबर 2, वी मस्ट अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ व्हाट वी कैन। और वहाँ एक राइनल्ड नाइबोर करके एक अमेरिकन मंक थे, उन्होंने बड़ा स्पष्ट बात कही, लॉर्ड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, courage to change things that I can, and the wisdom to understand the difference between the two। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अदरवाइज अधिकारी फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेगा। इफ यू डोंट फोकस ऑन व्हाट यू कैन एंड waste your time what you can't, you'll find difficult to do what you can. And if you focus on what you can, then you'll get the confidence at some point in time to do things which you can't in the beginning. So focus on what you can, it will give you the confidence, and then your domain will grow and you'll probably be able to do which you can't. I think if they have to choose between being radical in terms of bringing big changes or pragmatism, then pragmatism is the way. जिसमें अब मैं इसको डिफरेंटली कहता हूँ जी। मैं अक्सर एस्पिरेंट्स को एडवाइस करता हूँ, ऑफिसर्स को एडवाइस करता हूँ, इफ यू वांट टू बी अ रेवोल्यूशनरी तो भैया एक झाड़ू पकड़ लो, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो जी। यू कैन बी अ फास्ट रेवोल्यूशनरी एज अ सिविल सर्वेंट, यू कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट यू मस्ट नो योर लिमिटेशंस। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So knowing your limitation is pragmatism, यानी कि अच्छा करना है हमें, लेकिन कैसे होना है उस यथार्थ की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। सर प्रमोशंस के बारे में बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज में प्रमोशंस कैसे होते हैं, क्या इसमें कुछ फैक्टर्स वर्क करते हैं? ACR का क्या रोल होता है, पॉलिटिशियंस का क्या रोल होता है, आपके अपने वर्क का क्या रोल होता है? देखिए, पॉलिटिशियंस का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। बाय एंड लार्ज प्रमोशंस जो आपको ACR मिलती है उसके आधार पर आपको पीरियोडिकली प्रमोशन मिलते रहते हैं। डिफिकल्टी आती है जब एम्पैनलमेंट प्रोसेस भारत सरकार में जो होती है उसमें कठिनाई आती है, क्योंकि उसमें स्क्रूटनी और डिटेल्ड होती है, और वो स्क्रूटनी करते हैं। मुझे जानकारी है कि जैसे 100 IAS अफसर हैं एक बैच में, तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर 50-60 से ज़्यादा नहीं बनते जॉइंट सेक्रेटरी, यानी कि 40 उसमें निकल जाते हैं जी। और उन 50-60 में से 30-25 एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं, और उन 25 में से 5 या 10 सेक्रेटरी बनते हैं। तो वहाँ से फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाती है, और वहाँ ACR का बहुत महत्व आता है जो आपकी कॉन्फिडेंशियल रोल है। एंड सर वॉज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर उन 5-10 में से थे। सर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे? ACR, देखिए ACR की कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि हर अधिकारी अगर 3 महीने से ज़्यादा किसी के साथ काम करता है तो वो अधिकारी उसके बारे में टिप्पणी करता है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रोल के बारे में जी। और अकेला वही नहीं करता, जो उसके सुपरवाइजिंग ऑथर हैं जिसको वो भी करते हैं, और जो फाइनल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वो भी करती है। तो कई केसेस में पॉलिटिशियंस होते हैं एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, लेकिन प्रमुख रूप से निर्भर करता है कि जब आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उससे आपका एंगेजमेंट कैसा है, ACR उस पर निर्भर करती है। यानी कि अगर आप SDM है तो DM आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर उनको कहते हैं, वो प्राइमरीली वो डिटरमिन करता है। अफसर को समझना चाहिए अगर ये नाराज है तो समस्या आ सकती है जी जी जी। अगर उसने एडवर्स लिख दिया तो ऊपर वाले उसको ओवररूल कर सकते हैं, लेकिन कठिनाई होती है। हाँ, तो आई थिंक दिस इज मेड टू एक्चुअली गेट थिंग्स इनटू डिसिप्लिन। सो थैंक्स फॉर द टाइम सर। थैंक यू। तो आई होप यू गॉट
insight from this session. आप कमेंट्स में बताइएगा, कुछ आपके सवाल हैं, ये सेशन आपको कैसा लगा, आप शेयर भी कर सकते हैं. थैंक यू. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.